अगर खुदा पर भरोसा रखोगे तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है। अगर खुदा पर भरोसा रखोगे तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो खुदा को वो लिखना होगा आपके तकदीर में जो आप चाहोगे। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट रूल के इस अगले सेशन में। साथियों, आज हम रूल बताने वाले हैं, वैसा रूल बताने वाले हैं जिससे आपका एग्जाम में जो तैयारी है ना वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। और आप यदि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं धरती पर, सारा बेस्ट एग्जाम जाने वाला है। सारा एग्जाम में आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। कहेंगे ऐसा तरीका क्या है भैया? तो आपको 9 तरीका बताएंगे। 9 तरीका इसीलिए बताएंगे कि 9 तरीका में सारा कुछ समाहित हो जाएगा। और ये 9 रूल को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है बेहतर जाने से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो जब एग्जाम का दिन नजदीक आने लगता है ना, जितना नजदीक आने लगता है लोग प्रेशर में रहने लगते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहने लगते हैं कि अब एग्जाम आ रहा है, एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो टेंशन और बढ़ जाता है। लेकिन आज के 9 तरीका से आपका जो है ना सारा कुछ बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आपका एग्जाम जितना नजदीक आएगा आप उतना खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, बिंदास हो जाएंगे कि भाई साहब हमने जो है ना एग्जाम से पहले सारा तैयारी कंप्लीट कर लिया है। जैसे आप जानते होंगे युद्ध का और एग्जाम का जो तैयारी होता है ना वो युद्ध से पहले संपन्न कर लिया जाना चाहिए। इसी तरह से एग्जाम भी है, एग्जाम का भी तैयारी आपका एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। आप कहेंगे एग्जाम में बैठेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, दी भैया इम्पॉसिबल है। आप लड़ाई के मैदान में जाएंगे और कहेंगे रिहर्सल करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं कुछ होने वाला है। तो चलिए पहला जो रूल है उससे शुरुआत करते हैं। पहला रूल है क्या सर? तो पहला रूल है कि समय का सही उपयोग करना होगा। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही आपका एग्जाम जो है ना नजदीक आने लगता है तो आप देखते हैं कि समय आपके पास बहुत कम बचने लगता है। आपको लगता है कि पता नहीं ये समय हमारा कहाँ चला जा रहा है, समय मिल ही नहीं रहा है, समय बच ही नहीं रहा है। अब कम समय ही बच रहा है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आखिर कैसे पढ़ पाएंगे? इसीलिए एक टाइम टेबल बनाइए। क्या बनाइए? टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल जैसे ही आप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका समय जो है ना सही सही इस्तेमाल होने लगता है। आप वैसे सब्जेक्ट को टाइम टेबल बनाते समय अधिक प्रायोरिटी दें जो आपका वीक है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, जिसमें लगता है कि अभी तक तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है, वैसे सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो वो आपका भी शानदार हो जाएगा और उसमें भी आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। टाइम टेबल बनाते समय ज़्यादा ध्यान देंगे कि स्टडी जो है ना, स्टडी ज़्यादा टाइम रखेंगे, बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हैं डेली लाइफ में उसको आप कम कर देंगे। एग्जाम के दिनों के लिए ये बता रहे हैं, तो समय का सही उपयोग करिए भैया और आप देख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत शानदार चला जाएगा। सर दूसरा जो टिप्स है वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो महत्वपूर्ण विषय है, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे आप देख लीजिए मैथ, यदि आप 10 में है या 12 में है तो मैथ जो है ना वो स्कोरेबल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम जाएगा ना वो मैथ का एग्ज़ाम, उसमें नंबर बहुत कम कटते हैं। यानी कि सर हम अच्छा से तैयारी कर लेंगे तो क्या नंबर फुल में फुल आएगा? बिल्कुल फुल में फुल आएगा, लेकिन मैथ रिवीजन मांगता है। क्या मांगता है सर? तो रिवीजन मांगता है। तो रिवीजन करने के लिए आपको जो है ना इसके लिए महत्वपूर्ण विषय में ये सारा सब्जेक्ट आएगा तो इस पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर आप साइंस को देख लीजिए, इसमें विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप 12th में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी है उस पर विशेष ध्यान देते हैं तो आपका स्कोर जो है ना वो बढ़िया होने लगता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा गौर करिए, और उस पर यदि ज़्यादा गौर करते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं तो ये पूरा सही हो जाने वाला है। सर अगला नियम क्या है? तो तीसरा नियम है परीक्षा के पैटर्न को समझना। अब क्या है ना, बहुत सारे लोग को पता नहीं है भैया कैसा एग्जाम रहेगा, उसको पता नहीं है किस प्रकार से एग्जाम लिया जा रहा है, कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से कितना क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्या है पूरा सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा उसको पता नहीं है। और सिलेबस पता नहीं है फिर भी वो एग्जाम देने जा रहा है। तो भाई यही हुआ ना कि आप जानिए नहीं रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है और घर से निकल गए हैं। भैया आप जहाँ हमको ये सड़क लेकर के जाएगा वहीं हम चल जाएंगे। तो भाई साहब याद रखिए, कान में घुसा लीजिए, खोज लीजिए कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये सड़क कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और आप चलते
चलते रह जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और चल जाएंगे आप समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार वाला नहीं बल्कि जहन्नुमबाद वाला चल जाएंगे। और सिलेबस आपका यदि पता नहीं है तो वही होने वाला है जो एग्जाम में आपका जो है ना पता ही नहीं है कि आखिर किस प्रकार का पैटर्न है। तो सबसे पहले आप पैटर्न को पता करिए कि किस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्या आने वाला है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, ये कंप्लीट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। नेक्स्ट रूल क्या है सर? तो नेक्स्ट रूल आपका है कि समरी नोट्स बनाइए। जैसा कि आप स्टडी किए होंगे, पढ़ाई जब कर रहे होंगे, आपको मास्टर साहब पढ़ा रहे होंगे, उस समय आपको नोट्स लिखाया गया होगा और आप एकदम से घर में जा कर के पूरा जो है ना बहुत अच्छा से उसका नोट बनाए होंगे, है ना, उसका फेयर किए होंगे। और ये जो फेयर किए होंगे ये आप पूरा नहीं पढ़ पाइएगा एग्जाम के टाइम में, तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या करें, तो इसका समरी नोट्स बना लीजिए। उसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको लगता है किसी भी चैप्टर में, उसका आप समरी नोट बनाइए, मतलब सारांश में उसको रिवीजन करने के बारे में एक समरी नोट्स बनाएंगे। तो एग्जाम के टाइम में आप कम समय में, समय भी आपके पास क्या रहेगा, कम रहेगा, और कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। यानी कि समय कम है और रिवीजन ज़्यादा करना है तो आपको पूरा समरी देख लेना होगा, पूरा सारांश को देख लेना होगा, पूरा निचोड़ आप देख लेंगे कम समय में, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर ये भी चौथा नियम भी बड़ा शानदार है, इस पर भी काम करना चाहिए। पांचवा जो नियम है वो रेगुलर रिवीजन करने का था है ना भैया, हम तो एक दिन 4 घंटा पढ़ते हैं, दूसरा दिन 4 घंटा सो जाते हैं। नहीं, चादर टानो भाई साहब, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल तो हम 4 घंटा पढ़े। भाई साहब आप जो है ना गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? तो गलती ये कर रहे हैं कि एग्जाम के दिनों में जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होता है। और सिर्फ एग्जाम के समय नहीं बल्कि आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उसके लिए रिवीजन मांगता है। और रिवीजन का पैटर्न होता है, पहले तो आप दिन में एक बार रिवीजन करिए, ये तो बात सही है सर, फिर सप्ताह में एक बार रिवीजन करिए, ये तो बात सही है सर, फिर 1 महीना में एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये आपका माइंड जो है ना ये सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के धस जाएगा, और जैसे ही धस जाएगा तो ये जो टॉपिक आप रिवीजन किए वो आपका दिमाग में फंस जाएगा, फिर वो निकलेगा ही नहीं। और आप जो है ना जब तक आप मरेंगे नहीं, जब तक जिंदगी आपका खत्म नहीं होगा, तब तक दिमाग में बैठल रहेगा। तो ये तरीका आपको आजमाने की जरूरत है। रिवीजन भैया रेगुलर मांगता है, तो आप रेगुलर रिवीजन करिए। ये नहीं कि एक दिन 18 घंटा पढ़ें और दूसरा दिन जो है सो रहे हैं एकदम मस्ती से, तो नहीं होने वाला है। रेगुलर आप 6 ही घंटा पढ़िए, लेकिन इसको कंटिन्यू बना करके रखिए, ये आपका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिलाने वाला है। सर ये भी आपने बता दिया। अगला क्या है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट और सैंपल पेपर को रिवीजन करिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पता चल जाएगा ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे तो इससे पहले जो पूछा गया है, यानी कि 2024 में पूछा गया है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इन सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाइए, देखिए कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाएगा। दूसरा बात, कौन सा टॉपिक से पूछा गया है, कौन सा पैटर्न के अनुसार से कहां से कितने मार्क्स का पूछा गया है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडल सेट बनाएंगे तो मॉडल सेट से अभी जो है उसी पैटर्न के अनुसार से क्वेश्चन दिया रहता है, सैंपल पेपर में भी उसी अनुसार से क्वेश्चन दिया रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट और सैंपल पेपर बनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एग्जाम के लिए जो है ना पहले से तैयार हो गए हैं। और भैया पहले से तैयार हो जाएंगे तो आपको एग्जाम के समय जो है ना ये नहीं लगेगा कि हम कहाँ पे आ गए और किस प्रकार का क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि आप जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे और ये सारा चीज़ आपको जो है ना ईजी लगने लगेगा, खिलौना लगने लगेगा। सर ये भी तरीका आपने बताया, बहुत अच्छा है। 7वां जो तरीका है ना वो टेक ब्रेक है। यानी कि क्या है ना, ऐसा नहीं है कि भैया हम तो पढ़ने शुरू किए एकदम 12 घंटा बैठें तो 6 घंटा के बाद उठें, फिर एक बार बैठें और फिर 6 घंटा के बाद उठें। भाई साहब ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो बल्कि तुम खेल कर रहे हो। खेल कैसे भैया, हम तो 6 घंटा पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिए और फिर 6 घंटा पढ़ रहे थे। खेल कहाँ हुआ? खेल ही हो रहा है, क्योंकि बशर्ते आप किताब को खोल करके टेबल पर बैठ करके पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ाई आपका जो है ना इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग का जो पावर होता है वो सिर्फ 90 मिनट तक आपका जो है ना रिसीव कर पाता है जो भी आप पढ़ रहे हैं। यानी कि 90 मिनट के बाद जो पढ़ते हैं वो दिमाग में नहीं धंसता है क्या? बिल्कुल नहीं धंसता है। हमने 90 मिनट रूल में आपको क्लियर कर दिया है। एक इससे पहले एक 90 मिनट का रूल का एक चैप्टर हमने
रूल डाला हुआ है वहां पे आप यदि देखेंगे तो ये 90 मिनट जो माइंड का पावर होता है उसको हमने क्लियर किया है कि आखिर 90 मिनट के बाद हमारा दिमाग जो है ना ब्रेक मांगता है। यानी कि सर 1.5 घंटा के बाद, बिल्कुल 1.5 घंटा के बाद जो है ना दिमाग को ब्रेक चाहिए भैया। 90 मिनट के बाद ब्रेक चाहिए और 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यदि पढ़ते हैं तो फिर से दिमाग आपका उसी तरह से काम करने लगता है। तो भाई साहब 6 घंटा पढ़ने वाले और 12 घंटा पढ़ने वाले और 4 घंटा कंटिन्यू पढ़ने वाले सुधर जाओ, इस रूल को फॉलो करो। 90 मिनट के बाद एक बार 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर एग्जाम के लिए पढ़ो, फिर उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 90 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक लो। आप देखेंगे कि आपका जो है ना जितना आप पढ़ रहे हैं सारा चीज माइंड में धस रहा है, माइंड एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं तो वही होगा कि ऊपर सब भागल जा रहा है और आप कहिएगा भैया आज तो 18 घंटा पढ़े लेकिन दिमागवा में कुछ हो नहीं समाया, क्या पढ़े हमको पता ही नहीं चला, क्या हम रिवीजन किए हमको पता ही नहीं है। यानी कि आपका समय सिर्फ बर्बाद हो जाएगा। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो है ना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज से इस रूल को फॉलो करिए, 90 मिनट और ब्रेक ले करके पढ़िए। 90 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 90 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। और ये जो पढ़ाई होगा आप देख लीजिएगा, इतना दिन तक जो पढ़े हैं उसमें और अब जो पढ़िएगा उसमें आसमान और जमीन का अंतर होगा। तो ये 7वां रूल को फॉलो कर लीजिएगा। 8वां रूल क्या है सर? तो 8वां रूल है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई करना है। भैया आपका सोच जो है ना वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। ये सोच करके पढ़ाई करेंगे भैया अभी तो क्वेश्चनवा नहीं बन रहा है, एग्जाम में कैसे बनेगा, अब ये हम नहीं बना पा रहे हैं, अब ये हम नहीं अच्छा से लिख पा रहे हैं, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल आपका एग्जाम गलत जाएगा, अच्छा से नहीं जाएगा। फिर बाद में आप रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप माइंड को हमेशा सेट रखिए और माइंड को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव सोचिए कि भाई अभी मेरा जो है ना नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम आते आते सारा कुछ हम पढ़ लेंगे और सही से पढ़ लेंगे और एग्जाम जब देंगे उस समय मेरा रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो आपका जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग आपको कुछ और करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आप अब ये सोच लेंगे कि हमारे क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है तो एग्जामों में नहीं बनेगा, चुपचाप छोड़ देते हैं, पढ़ने ही छोड़ देते हैं, चलते हैं सूरत कमाएंगे, दिल्ली कमाएंगे, मुंबई कमाएंगे और नॉन रोटी खाएंगे। तो भैया नॉन रोटी जिंदगी भर खाते रह जाइएगा, कभी जो है सब्जी रोटी और दाल रोटी नहीं खा पाइएगा। इसीलिए अभी पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से जिंदगी कटेगा, बल्ले बल्ले रहिएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा पढ़ाई करिए। जब भी आपको लगे कि नहीं अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर वैसा टॉपिक को देखिए जो आपको इजी लगता है, फिर आपका माइंड उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लेगा। अगला रूल क्या है सर? 9वां जो रूल है जो आपने बताया कि 9 रूल बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि इम्प्रूव राइटिंग स्किल। भैया लिखने का जो तरीका है ना, लिखने का जो राइटिंग है ना उसको सुधारना होगा, तरीका को भी और राइटिंग का जो है ना गुड राइटिंग में लिखने का भी। नहीं भैया हम तो गांधी जी जैसा लिखते हैं, तो भाई साहब गांधी जी आपसे बड़ी तेज थे, उनको जो है ना उनका राइटिंग भले खराब था लेकिन दिमाग बड़ी तेज था। अब दिमाग तेज था लेकिन आप जो है ना एक चीज सोचिएगा कि आपका भी यदि दिमाग तेज होगा आप भी पढ़ने में तेज होंगे, अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना आप जो एग्जाम में आंसर लिखिएगा, यदि उर्दू फारसी लिख दिए आपको एग्जामिनर को समझे में ना आया कि आप लिखे क्या हैं, हो सकता है कि आप सही लिखे हों, उसका जवाब पूरा सही लिखे हों, लेकिन आप जो है ना जो एग्जामिनर है चेक करने वाला वो यदि पढ़ ही नहीं पाया आपका आंसर कि आपने लिखा क्या है तो वो आपको नंबर देगा क्या? बिल्कुल नहीं नंबर देगा। तो भाई साहब वैसा राइटिंग लिखिएगा ताकि कोई दूसरा आदमी जो है ना वो पढ़ सके। नहीं भैया हम जो लिखते हैं ना वो हम तो बड़ी बढ़िया से पढ़ लेते हैं। भाई साहब तुम ही वहाँ चेक करने भाई साहब तुम ही जो है वहाँ पे क्वेश्चन चेक करने के लिए रहोगे क्या? नहीं रहोगे। जो रहेगा वो एग्जामिनर रहेगा और एग्जामिनर वहाँ पे कॉपी चेक करने वाला जो रहेगा ना उसको यदि पढ़ाई नहीं आएगा, आपका राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो आप कितना भी सही जवाब लिखे होंगे वो नंबरवा तो काट ही लेगा। इसीलिए राइटिंग स्किल को सुधारिए। अपना राइटिंग यदि अच्छा कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पढ़ करके आप कितना भी विद्वान बन जाइए, सारा चीज़ अपने दिमाग में धसा लीजिए, लेकिन आप यदि लिखने का आपका तरीका और लिखने का जो है ना राइटिंग यदि अच्छा नहीं है तो आप जो है एग्जाम में मार्क्स नहीं ले पाएंगे, अच्छा मार्क्स नहीं ले पाएंगे। ऐसा भी देखे होंगे बहुत आदमी भोंदू रहता है, एकदम पढ़ने में कोई तेज नहीं है, उसको एक भी क्वेश्चन पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन एग्जाम में जब वो एग्जाम देता है ना तो आप देखे होंगे उसका रिजल्ट अच्छा आता है। क्यों? खाली राइटिंग जो है ना सुंदर सुंदर एकदम बना बना के लिख दिया है।
सुंदर सुंदर बना बना के लिख दिया है, बस उसी के चलते उसको नंबर मिल जाता है। और बहुत सारा लड़की को देखे हुए एकदम जो है ना पूरा उरख उरख के लिखती है कॉपिया में, 3 घंटा में लिखेगी एक पन्ना, लेकिन वो क्या है पूरा ऐसा लिखेगी कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको लगता है भाई एकदम प्रिंट करा करके लाया है क्या, ऐसा इतना अच्छा लिखा है, और उसको नंबर भी मिल जाता है। तो कम से कम वो लड़की का टिप्स भी फॉलो कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में जो नंबर है ना बढ़िया आ जाएगा। भैया पूरा गोल गोल एकदम हाथ बैठा करके लिखिए, जिस तरह से मेहंदी लगाते हैं उस तरह से मेहंदी लगाने के जैसा लिखिएगा तो आपका राइटिंग स्किल सुधर जाएगा और आपका नंबर भी सुधर जाएगा। तो चलिए आज के इन 9 टिप्स को आप ध्यान रखिएगा, और 9 टिप्स को यदि आप फॉलो कर लिए तो आप समझ जाइए आपका ज़िंदगी बेहतर बन जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बेहतर जाएगा और एग्जाम बेहतर गया तो ज़िंदगी भी क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। भैया 9 टिप्स को हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। क्या है सर 9 टिप्स? तो पहला है समय का सही उपयोग, दूसरा क्या है सर, महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना है, और तीसरा क्या है, परीक्षा पैटर्न को समझना है, सिलेबस को समझना है, चौथा है समरी नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, और पांचवा है रेगुलर रिवीजन करना है जो भी चीजें हैं, छठा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट और सैंपल पेपर को पढ़ना है, सातवां है ब्रेक लेकर के पढ़ना है, कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, आठवां है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई करना है, जो भी पढ़ेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, नौवां क्या है इंप्रूव राइटिंग स्किल, लिखने का तरीका बदलना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसे आंसर लिखते हैं ये सीख लेना है, बाकी आपका सारा कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम जाएगा बल्ले बल्ले, और एग्जाम बल्ले बल्ले जाएगा तो घरवा में एकदम डीजे लगा लीजिएगा रिजल्ट के दिन और पूरा नाचिएगा, सबको मिठाई खिलाइएगा और सबको गले लगाइएगा, झूम करके नाच करके जैसे सेलिब्रेट करना होगा वैसे सेलिब्रेट करिएगा। और नहीं रिजल्ट आया अच्छा तो फिर बाप भी मारेगा चप्पल से और समाज के लोग भी आपको हंसेगा और मुंह पर थूक देगा कि अरे तुम तो हजारीबाग, रांची, पटना गया था पढ़ने 2 साल के लिए, लेकिन रिजल्ट गया फेल आ गया। तो वही बात है भैया, पढ़िएगा अच्छा से रिजल्ट आएगा अच्छा। चलिए नेक्स्ट रूल के इस सेशन में आज हमने बताया 9 टिप्स, इसको फॉलो करिए और अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। इसी के साथ जय हिंद।